चलिए, we are covering fundamental rights. We have covered right to equality, right to freedom, और freedom हमने किया है कहाँ तक? That is Article 21. Okay, let's go. Remaining articles of freedom, that is Article 21A and Article 22. Cute little article है, बस कुछ जिस्ट है समझने वाली, कुछ चीजों को याद करना है और मैटर सॉल्व. So here we begin. Article 21, Right to Education Act. एक तो किसी भी आर्टिकल के साथ आप कैपिटल में ABCD लिखा देख लें तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू आया. तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लीज याद कीजिए एमसीक्यू पर्पज से, इट वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट 2002. तो इससे पहले क्या कहीं एजुकेशन का जिक्र नहीं था. अंडर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 41, आज भी आप उसमें राइट टू एजुकेशन लिखा पढ़ लेंगे. आर्टिकल 45 में था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. 86 अब शुरुआत में क्यों नहीं आपने फंडामेंटल राइट में रखा? हम पहले ही बात कर चुके हैं, रिसोर्सेज नहीं थे. अगर आप इतनी बड़ी आबादी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो गांव-गांव स्कूल खोलने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, देन सर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और बहुत सारी चीजें. तो शुरुआती दौर में क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपने इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं रखा. साल 2002 आते आते हमारी सरकार कहती है, पार्लियामेंट कहती है कि भाई अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि कम से कम हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं. तो साथ के साथ क्या किया? फंडामेंटल राइट क्रिएट कर दिया. सेकेंड थिंग, एज जरूर याद रखिएगा, इट इज कवरिंग 6 to 14 ईयर्स. वो आज भी इतना ही है. इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, शायद नोट्स में होगी भी हो पर लिख लीजिए आप, याद रह जाएगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 has proposed to cover 3 to 6 year age group under RTE, right to education, under RTE, right to education. लेकिन NEP का यह भी प्रपोजल है, इसको लेके पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है. तो अभी भी स्टैंडिंग कितना है? 6 से 14 साल. देन इट कम्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. तो ये याद रखिए, फ्री भी है और कंपलसरी भी है भाई. तो ये नहीं कि न्याणा उठ के कह दे कि मैं नहीं स्कूल जाना, मेरा नहीं जी करता ना, जाना पऊगा. इट इज कंपलसरी एजुकेशन. एंड देन कम्स, ये तो हुआ प्लेनली राइट, लेकिन अब इस राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको लॉस चाहिए. तो फिर आरटीई एक्ट आता है 2009 में, ऑफ कोर्स वेरी लेट. एंड आरटीई एक्ट 2009 इज स्पेशली इनेक्टेड टू इंप्लीमेंट दिस राइट. तो इसमें वो सारी चीजें कर दी गई हैं कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन अगर देनी है तो एडमिशन का रोल क्या रहेगा, फिर टीचिंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, टीचर पुपिल रेशियो क्या होना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो बैन की गई है. व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट? तो आई बिलीव यू बिलोंग टू दैट एज ग्रुप जब ये बैन हो चुका था शायद. तो आप अपनी पिछली पीढ़ी से बात करें तो स्कूल में टीचर्स का एक मेन काम पढ़ाने के अलावा ये होता था कि कुटाई करनी है ढंग से. स्पोर्ट्स टीचर तो रखा इस वास्ते होता था, ठीक है. तो वो जो फिजिकल पनिशमेंट दिए जाते थे वो भी इसके अंदर बैन किए गए. हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आरटीई एक्ट के थ्रू 25% सीट्स विल बी रिजर्व इन प्राइवेट स्कूल्स एज वेल. तो देखिए, हमारा इतना था कि इतने सारे बच्चे हैं तो अकेले सरकारी स्कूल केटर नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्राइवेट स्कूल्स को भी इस पे लागू किया गया है. तो 25% सीट्स जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो रिजर्व करेंगे इन फेवर ऑफ आरटीई, वो उनको देना पड़ेगा. गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू ये कंपलसरी है. काफी लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम आया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इन्होंने इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया था. धरने प्रदर्शन से लेके कोर्ट केसेस तक फाइल हो गए थे. सो मच सो दैट के फंडामेंटल राइट की वायलेशन क्लेम कर दी थी स्कूल एसोसिएशंस ने. सो वी हैव रेड आर्टिकल 19(1)(g). व्हाट इज दैट? अगर पढ़ लिया तो बताओ क्या है आर्टिकल 19(1)(g). अरे नहीं भाई, वो कैसे वायलेट होगा? फ्रीडम टू
प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो उन्होंने कहा हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, 25% हमारी रेवेन्यू मर जाएगा इससे। क्लियर है यहां तक? लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, पार्लियामेंट का भी ये कहना है कि एजुकेशन को आप बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ स्टील फैक्ट्री जहां प्योरली प्रॉफिट बेस पे चले। तो यहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी हायर है, आपको ये करना पड़ेगा। इसमें आप एक चीज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस 25% सीट्स के लिए स्टेट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है यहां तक? अब बस इसमें एक लास्ट इंफॉर्मेशन और प्रमाती जजमेंट, अगर कहीं बाई चांस ऐसा पूछ लें वो, या आर्टिकल 30 में भी वो पूछ सकते हैं। तो प्रमाती जजमेंट है 2014 का। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं फाउंडेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं होता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल स्कूल होगा वो ये 25% सीट रिजर्व नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? तो पहले हमें आर्टिकल 30 समझना होगा, वो आज ही समझ लेंगे। आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी एजुकेशनल स्कूल्स क्या हैं और उनकी क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से एग्जाम कर दिया। आर्टिकल 30 तक होल्ड रखिएगा। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? ओके। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। नाउ कम टू दिस थिंग। इससे पहले आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन, विच इज द नंबर? आर्टिकल 20। अब ये भी उससे मिलता जुलता है। मैं पहले ही कह दूं ना, जब भी मैच द फॉलोइंग में ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूजन बार बार पढ़ने के बाद ये आएगा कि आर्टिकल 20 में क्या है और 22 में क्या है। यहां तक आप पहुंच जाएंगे कि दोनों में कुछ सजाओं की बात हो रही है। सो आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए और उसको डिटेन करके रखा जाए, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, तो उसके कुछ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। या बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कुछ लोग इतना इमोशनल हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये प्रपोज कर दिया था कि आजाद भारत में कंप्लीट आजादी होनी चाहिए, जेलें ही बंद कर दो, जेल ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी सुर्त संभाली तो कहा भाई जे सोसाइटी है, वाइसेस हैं, जेल वगैरह ये सब तो रहेगी, अरेस्ट भी रहेगी। लेकिन हाँ, हम यूं करते हैं पुलिस या स्टेट अथॉरिटीज एट्रोशियस ना हो, सो वी क्रिएट सम प्रोटेक्शन। So it is not right against arrest and detention. It is protection in cases of arrest and detention. अब इसमें दो तरह की अरेस्ट की बात की गई है। एक है प्यूनिटिव अरेस्ट और दूसरा है प्रिवेंटिव अरेस्ट। व्हाट इज प्यूनिटिव? प्यूनिटिव होता है सजा देना। किसी ने कोई अपराध किया, उसको सजा दे दीजिए। तो प्यूनिटिव अरेस्ट इज विद ट्रायल। इसमें अरेस्ट के साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर अक्यूज का ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो आपने कुछ ऐसी चीजें सुनी हैं कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको ग्राउंड बताना पड़ता है अरेस्ट का, फिर वकील की फैसिलिटी, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास। सुना है ऐसा कुछ? दिस ऑल एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 22। तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या प्रोटेक्शन है? नंबर 1, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे साथ के साथ उसको ग्राउंड बताया जाएगा कि आपको इस लॉ के इस प्रोविजन के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। सो मच सो दैट कि अब तो एफआईआर की कॉपी भी दी जाएगी, ये भी राइट है। पुलिस थाना अक्यूज को एफआईआर की कॉपी देने से इनकार नहीं कर सकता, ताकि आप ऑफिशियली कम्युनिकेट करें। देन इट कम्स टू किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प, वो अपना वकील हायर कर सकते हैं अपनी चॉइस का। And then comes to within 24 hours नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देना। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, तुरंत साथ में क्या हो गया? ट्रायल शुरू हो जाएगा उसका। इसका मतलब उसका केस एग्जीक्यूटिव पुलिस से निकलकर जुडिशरी के पास भी आ चुका है। क्लियर यहां तक? और इसके बाद पुलिस उस पर्सन को उतनी ही देर अपनी कस्टडी में रख सकती है जितनी देर मजिस्ट्रेट साहब अलाउ करेंगे, जिसको आप कहते हैं पुलिस रिमांड। तो इस जंक्चर पे क्या होगा? या तो मजिस्ट्रेट साहब बेल अलाउ कर देंगे, ट्रायल चलता रहेगा, अक्यूज्ड अपने घर रहे, काम पे जाए।
या फिर पुलिस ये कह सकती है कि सर अभी अभी तो अरेस्ट किया है 24 घंटे के अंदर अंदर, अभी तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस अक्यूज से पूछताछ करनी है। इसने ये तो मान लिया चोरी की है, लेकिन इसने कहा है कि चोरी का माल मैं चंडीगढ़ की जगह दिल्ली छुपा के आया हूं, तो हमें रिकवरी लेनी है। इसने ये भी कहा है कि एक मेरा को अक्यूज भी था, चेन्नई रहता है, सर इसको साथ लेके जाएंगे, अरेस्ट करके लेके आएंगे। तो इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए अलाउ की जाती है पुलिस कस्टडी, क्या? लेकिन ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में दी जाती है, कई बार तो लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के अंदर। कि यार ये बताओ दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितने, ठीक है इतने दिन की आप ले लीजिए। तो इस स्टेज पे क्या हो रहा है, इधर ग्रांटेड बेल और अलाउड पुलिस कस्टडी, जितने दिन की कस्टडी अलाउ है उतने दिन आप अपने पास रखेंगे, वापस मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। और इसके अलावा हो सकता है यहां पे जुडिशियल कस्टडी। हाँ, कल आप पूछ रहे थे पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में यह होता है कि यार अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अक्यूज्ड से जितनी पूछताछ करनी थी वो कर चुके हैं, तो अब अक्यूज को लॉकअप में ना बंद किया जाए। लेकिन अगर ये बाहर निकलेगा तो फिर सोसाइटी को या विक्टिम को थ्रेट है, ये शायद एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे, तो इसको उठा के भेज दो जेल, इसको भेज दिया जाएगा जेल, ये बन जाएगा अंडर ट्रायल प्रिजनर। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? अच्छा, इसमें और क्या एडिशनल चीजें हैं, जैसे सिर्फ ये वाला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का 24 घंटे का क्लॉज। तो इसमें याद रखिए कि पब्लिक हॉलीडेज कट कर दिए जाते हैं। हाँ, वो जो ज्यादातर चलता है कि पुलिस ज्यादातर फ्राइडे को उठा लेती है कि सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, 3 दिन अच्छे खासे मिल जाएंगे, ये जर्नी टाइम कट कर देते हैं। सपोज चंडीगढ़ से कोई क्राइम करके चेन्नई चला गया, अब चंडीगढ़ पुलिस के पास भी एनवाईपीडी की तरह चॉपर्स तो है नहीं कि जाएंगे उठा लाएंगे। जाएंगे इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे जाएगी आराम आराम से, और वो सर्दियों के दिन हो तो माशाल्लाह। तो ये जितना भी जर्नी टाइम होगा वो कट कर देंगे। एनी डाउट? एडिशनल कुछ और बेनिफिट, जस्ट लास्ट वन, के माइनर बच्चे और फीमेल को रात के वक्त अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं करेंगे। और अगर कहीं ग्रेव ऑफेंस है और अक्यूज के फ्ली हो जाने का खतरा है तो पुलिस पार्टी के साथ लेडी पुलिस जरूर अकंपनी करेगी। ये सब राइट यहां नहीं लिखे हैं, लेकिन इससे ही एमिनेट हो रहे हैं। क्लियर यहां तक? ओके, मूव टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस समथिंग इंपॉर्टेंट। जैसे कई किताबें आप पढ़ें तो उसमें जो इस प्रोविजन की क्रिटिक हैं, जो फंडामेंटल राइट के बहुत ज्यादा प्रमोटर्स हैं, वो ये लिखते हैं कि दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोस्ट्स टू बी डेमोक्रेटिक, येट दे आर हैविंग एक्सप्रेस प्रोविजन रिगार्डिंग दी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जो येट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है, क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ जाता है? कुछ हद तक, क्योंकि यहां पे स्टेट को ज्यादा पावर मिल जाएगी, एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है। तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में फर्क क्या है? प्यूनिटिव में सीधी सी गेम है, एक पर्सन ने कोई क्राइम किया है, अब उसको सजा दिलाइए। प्रिवेंटिव में किसी क्राइम को आप होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, या कोई क्राइम हो चुका है उसके फर्दर अकर होने को प्रिवेंट कर रहे हैं, और यहां पर सिर्फ सस्पिशन पे पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। तो जो भी फैसिलिटी आपने यहां पे पढ़ी है, ये सारी ग्राउंड, लीगल प्रैक्टिशनर, 24 घंटे, पुलिस कस्टडी, ये सब यहां एब्सेंस हो जाएंगी। इनमें से कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। दो तरह के अक्यूज्ड, एक जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठाया, या फिर जिनको हमने एनिमी एलियन कहा हुआ है, इन दोनों को ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। तो यहां पर क्या है, आप किसी भी पर्सन को उठाइए, ना उसको ग्राउंड बताने की जरूरत है, ना उसको आप वकील मुहैया कराएंगे, और उसको आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाए। नाउ द पर्सन इज एट द मर्सी ऑफ अरेस्टिंग अथॉरिटी। तो यहां पर स्टेट एट्रोशियस हो सकता है। क्लियर? आपने कुछ वो इंग्लिश फिल्म में देखी है 9/11 के बाद में,
जहां पे ऐसे एफबीआई के एजेंट वगैरह बैठे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग, वो सब प्रिवेंटिव डिटेंशन की गेम है। चलिए न्यूयॉर्क नहीं जाते हैं, पंजाब ही चलते हैं। देयर इज अ पर्सन, ऑनरेबल एमपी राइट नाउ, अमृतपाल सिंह, ही गॉट अरेस्टेड। तो क्या उनको 24 घंटे में पेश किया था? एनीवन? सोशल मीडिया पे इतना छाया रहा था वो केस? बल्कि उनको तो उठा के डिब्रूगढ़ असम जेल ले गए थे, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किए गए थे। एनएसए वाज इन्वोक्ड। अब आइए इस तरफ कि नॉर्मल लॉस के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लिया जाता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन ले ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए आप लेके आते हैं स्पेशल लॉज। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बना सकता है, और उसमें स्पेसिफिक क्राइम, ये ज्यादातर उस क्राइम में प्रोवाइड किया जाता है जहां क्राइम की इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल है, जैसे टेररिज्म। आपने आज कोई टेररिस्ट अरेस्ट किया सर, आपको नहीं पता वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान से कि ओमान से, और उसकी अगर डिटेल ज्यादा पब्लिक में आएगी, सिक्योरिटी को खतरा है, तो आपको एक लंबा टाइम दिया जाए ताकि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। तो डिफरेंट ऑफ लॉज, जैसे इस वक्त इंडिया में दो लॉज ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज हो रहे हैं, दैट इज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एंड एनीवन? यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नॉर्थ ईस्ट में भर भर के यूज किया गया है, यूज भी और मिस यूज भी। और इसके अलावा कुछ और आपने सुने लॉस? टाडा, एग्जैक्टली, पोटा, कॉफेपोसा, मीसा, ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं। लेकिन एक और चीज याद रखें, ये लॉज इंडिया एक और प्रैक्टिस बहुत अच्छी फॉलो करता है, टाइमली हम लेके आते हैं, किसी इशू को एड्रेस करते हैं, उसके बाद ये रिपील भी कर लिए जाते हैं। जैसे अभी टाडा, पोटा, मीसा, ये सब रिपील हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन एनएसए, यूएपीए दोनों ऑन गोइंग। यहां तक गेम समझ में आ गई? अब ठीक है, आपने पर्सन उठा लिया एंड ऑल दैट थिंग, आपने पूछताछ कर ली, लेकिन फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी जिसको उठाया गया, इसके भी कुछ राइट प्रोटेक्ट किए गए। जैसे यहां पर एक व्यवस्था है कि अगर डिटेंशन पीरियड को 3 मंथ के बियॉन्ड लेके जाना है, आपने कोई पर्सन उठाया, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रखी है, और अब आप उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीने से ज्यादा करना चाहते हैं, अभी आपको और इन्वेस्टिगेट करना है, तो हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन वाला एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। आप उनके पास परमिशन के लिए जाएंगे, केस रखेंगे, अगर वो परमिट करते हैं दिस एडवाइजरी बोर्ड, तो आप डिटेंशन पीरियड 3 महीने से आगे बढ़ाएंगे। अगर वो परमिट नहीं करते हैं तो फिर आपको ये प्रिवेंटिव डिटेंशन खत्म करना पड़ेगा, उसका केस ट्रायल पे लाना पड़ेगा। ये और बात कि ज्यादातर स्टडीज कहती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एडवाइजरी बोर्ड परमिट कर देता है। जैसे अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने जितने केसेस रखे गए, उसमें 97% केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे बढ़ाया गया। क्लियर है यहां तक? ओके, आता हूं मैं इसी चीज में नाउ। फिर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं कि यार अथॉरिटी जब भी चाहे उसको ग्राउंड भी बता सकती है, उसका केस भी शुरू कर सकती है। ऐसा नहीं कि 3 महीने तक प्रिवेंटिव ही रखना है, आपने 1 महीने में पूछताछ खत्म कर ली है, उसको ग्राउंड बता दो, वकील दे दो, ट्रायल शुरू कर दो उसका। क्लियर है यहां तक? लेकिन फिर एंड में ये लिखा है दैट पार्लियामेंट इज ऑल एम्पावर्ड टू मेक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, और मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड कितना होगा ये पार्लियामेंट्री लॉ में लिखा होता है कि आप 6 महीने, 9 महीने, 1 साल कितना प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड रख रहे हैं। अब बस इसमें 2 चीजें याद रखिएगा। एक, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस क्या सिर्फ पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है? आंसर इज नो। स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकते हैं। आपने मकोका सुना है कभी? महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट, उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसे ही गुजरात गजोका लेके आया था, यूपी के पास भी इस तरह का लॉ है। तो बस इतना याद रखें कि पार्लियामेंट जो यूनियन लिस्ट के टॉपिक हैं, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री,
उन सब के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक हैं लाइक लॉ एंड ऑर्डर अगेंस्ट सिक्योरिटी, उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो पहला पॉइंट क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की इनेक्टमेंट स्टेट और पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं अपनी अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, लॉ तय करेगा। और फर्दर लास्ट पॉइंट, पार्लियामेंट यह भी नोट कर सकता है कि किसी स्पेसिफिक क्राइम के अंदर 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन की जरूरत है ही नहीं। तो कुछ राइट दिए, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट यहां इतना पावरफुल है कि इन राइट्स को भी एक्ट के थ्रू डिनाई कर सकता है। आई रिपीट दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट इन सर्टन specific crimes the requirement of advisory board permission will not be there to take preventive detention beyond 3-month period. Any doubt? पार्लियामेंट्री नहीं, पार्लियामेंट्री लॉ जब तक नहीं होगा तब तक तो सर प्रिवेंटिव डिटेंशन ही नहीं होगी। एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय लॉ। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उठा लिया। कुछ नहीं सर, ऑन द मियर सस्पिशन, ऑन द मियर सस्पिशन नहीं, ऐसा सब कुछ लॉ के अंदर है। अगर लॉ में दिया है तो है, अदरवाइज नहीं है। ज्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज यूज करती हैं, बट अभी पीछे देखा गया पुलिस भी बहुत मिसयूज कर रही है इसको। क्या लाइक जैसे अब देखिए, अलग वो पोर्शन है यूएपी है, ये बेसिकली टेरर से डील करने वाला एक लॉ है। अब इन लॉज में प्रॉब्लम ये है सर कि बेल की प्रोविजन इतनी ज्यादा सख्त है दैट टू गेट द बेल इज नियर इम्पॉसिबल। तो एक सिद्दीक अप्पन साहब हुए, साउथ की किसी स्टेट की मैगजीन में जर्नलिस्ट थे। तो यूपी में हो गया हाथरस कांड, वहां पर एक लड़की को रेप के बाद मार दिया गया था। तो ये जनाब यूपी के हाथरस जा रहे थे उस इंसिडेंट को कवर करने के लिए। अभी भाई पहुंचा भी नहीं था, ऐसे ही वो जो पीआरटीसी वहां चलती होगी उसमें ये मिल गया यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस ने उठा लिया, यूपीए लगा दिया और जेल। अभी तो ये भाई ने पहुंच के रिपोर्टिंग भी नहीं की, और ये टेररिस्ट एक्ट तो था ही नहीं, रिपोर्टिंग भी नहीं किया, उससे पहले यूएपी में जेल भेज दिया। हाई कोर्ट से 8-9 महीने बाद मुश्किल से बेल मिली है। तो प्रॉब्लम इसकी क्या है कि लॉज में बेल की प्रोविजन बहुत सा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनी डाउट? प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्यूनिटिव। यस सर, इट विल बी कन्वर्टेड। केस तो किसी ना किसी दिन शुरू होना ही है। जैसे मैंने कहा, किसी मूवमेंट पे प्रिवेंटिव डिटेंशन खत्म करके उसका केस ट्रायल पे ले आएंगे, फिर ऑर्डिनरी कोर्ट में चलता रहेगा। क्या सर, इट इज मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर। एक बार केस लगा दो, कोर्ट में जाएगा, चार्ज सेटिंग होगी, वहां डिसमिस हो जाएगा एंड ऑल दैट थिंग। टारगेटिंग के लिए कई बार मिसयूज करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके कोर्ट्स कह चुके हैं। क्या? बिकॉज ऑल एम्पावर्ड, थेरेटिकली यस, थेरेटिकली यस। वो भी सिक्योरिटी चार्जेस ही लगे थे, एसपीओनेज के चार्जेस लगाए गए थे उनके ऊपर। आई बिलीव एनएसए में थे वो, या बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर। चलिए, डन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले तो आप अपने वर्ड्स केयरफुली चूज किया कीजिए। इट्स नॉट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, इट्स राइट अगेंस्ट। मैंने चेक किए हैं कॉपीज, उसमें लिखा था राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो वो नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट करने के लिए यहां पर 2 आर्टिकल हैं। सीधा याद कीजिए, आर्टिकल 2 है, प्रोविजन 3 है। आर्टिकल 23 बनाया गया स्पेसिफिकली इस चीज के लिए कि ह्यूमन इन ट्रैफिक बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर वो प्रोहिबिट की जा सके। एंड आर्टिकल 24 स्पेशली कार्व्ड आउट टू प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन दिस कंट्री। क्लियर है यहां तक?
डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. It also cover bounded labor as well. And further it says both are punishable in accordance with the law. Now you come to this thing. This is the second article of fundamental right which talks about the punishment. Which was the first article to talk about the punishment? 17 untouchability. दूसरा यही दो आर्टिकल हैं जो एक्सप्रेसली पनिशमेंट की बात कर रहे हैं. नाउ कम टू दिस थिंग. वन इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग. क्या होता है ये? इंसानी खरीद फरोख्त, किसी ह्यूमन बीइंग को कॉमोडिटी की तरह खरीदना और बेचना. अब हमारे इतिहास में हम जाएं तो लिस्बन की तरह स्लेव मंडियां तो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता. एंड इफ यू गो बाय रिपोर्ट्स, वेदर इट इज NHRC, वेदर इज ग्लोबल, कोई भी UN की रिपोर्ट है, तो ग्लोबली भी और इंडिया में भी दिस इज राइजिंग चैलेंज. एंड स्पेशल विक्टिम्स स्पेशली आर women and children. For what purpose? For immoral purposes. Maybe prostitution, maybe pornographic industry, and so on. Then you come to forced labor or bounded labor. Anyone, what is bounded labor? क्या चीज? जबरदस्ती जॉब दी जा रही है, सरकार पकड़, DSP लगो. वो क्या है? अच्छा, KGF मूवी, मुझे लगा रशियन एजेंसी की बात कर. नॉट पेड. ठीक है, ओके, वेरी गुड. दिस इज द की पॉइंट रादर. एग्जैक्टली राइट. ठीक है, समझ लेते हैं. जैसे पहले आप बॉन्डेड लेबर को समझ लीजिए. ये इंडिया का बहुत या साउथ एशिया का एक बहुत यूनिक फिनोमेना रहा है और ये जनरेशनल हो गया है यहाँ पर. सो बेसिकली होता यह था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था. बैंकिंग सेक्टर, जनधन खाते अब खुले, वो भी कितने इफेक्टिव है हमें पता है. तो लोग ज्यादातर प्राइवेट मनी लेंडर वगैरह से अपने कामों के लिए उधार ले लेते थे, तो कुछ ना कुछ कोलेट्रल रख देते थे. और हमें जब अंग्रेजों के जमाने के बही खाते मिले हैं तो उसमें रिकॉर्ड मिला है कि कई डेट दिए गए थे 110% पे. आज आप सोचें कि 7-8% पे कोई डेट लेने जाए, हालत खराब हो. 110% पे. इसका मतलब था ये डेट कभी रीपे होगा ही नहीं. तो आप क्या कर रहे हैं? जिसने भी लोन लिया है वो बस ओवर द ईयर किस्तें उतार रहा है, EMIs चल रही हैं, कई बार वो भी टूट जा रही है. और एक पर्सन, सपोज इसने, अगर कोई भी M पर्सन है, इसने डेट लिया था, इसकी हो गई डेथ, तो सारी की सारी लाइबिलिटी एक्रू कर गई अगले जनरेशन पे. तो जो इनकी फर्दर जनरेशन है वो डेट पे करेंगे. अब इस सारे चक्कर में हुआ ये कि जो कोलेट्रल रखा था वो चला गया. डेट तो रीपे करना है, वो आप कर नहीं पा रहे. अब क्या करोगे? अब मेरे फार्म पे लेबर करो. सर, आपके जमीन के मालिक, आपने मुझसे उधार लिया था, मैंने हैवी ब्याज पे आपको उधार दिया है, कोलेट्रल आपने अपनी जमीन रखी थी, आप वो लोन चुका नहीं पाए हो, मैंने आपकी जमीन कलेक्ट कर लिया, अब आप हैं लैंडलेस लेबर. अब फिर वो एक शेर है कि मुझे तो इश्क के सिवा कुछ आता भी नहीं, इसमें भी नाकाम हो गया तो करूंगा क्या. अब ये जो सारी किसान लोग थे, अब इनको किसानी के अलावा कुछ नहीं आता, पेट भी पालना, तो क्या करेंगे? अब मैं ही इनसे कह दूंगा ठीक है, आओ मेरे खेत में लेबर करो, लेकिन क्योंकि तुमने मुझसे डेट ले रखा है, अब आई विल नॉट रीपे यू. और जनरेशन चीज समझ में आ गई कैसे? बस आपको गुजारे के लिए कुछ थोड़ा बहुत अनाज वनाज में देता रहूंगा. ये बना बॉन्डेड लेबर. ओवर द जनरेशन गुलामी चल रही है. इन ह्यूमन प्रैक्टिस ये नहीं होगा. लेकिन सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट नॉट ओनली टॉक्ड अबाउट बाउंडेड लेबर, इट टॉक्ड अबाउट even forced labor will not be there. Now what is forced labor? Like bonded labor is a form of forced labor, जहां आप जबरदस्ती काम ले रहे हैं. लेकिन अगर आप इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन समझें तो फोर्स लेबर वो है कि मैं आपसे काम ले रहा हूं, बदले में आपको रिम्यूनरेशन भी दे रहा हूं, लेकिन आप काम ही नहीं करना चाह रहे, फिर भी मैं फोर्सफुली आपसे काम करवाऊं. दिस इज फोर्स लेबर. सो फाइनली फोर्स लेबर भी नहीं करा, तक्के नाल किसको काम नहीं कराना.
एनी वन फोर्स लेबर या बाउंडेड लेबर अभी चल रहा है कहीं, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? एनी एग्जाम्पल? फोर्स लेबर, बाउंडेड लेबर है? लाउडर, ब्यूटिफुल। हाँ, क्या चीज? ठीक है, इन फॉर्म ऑफ दैट थिंग, काफिला सिस्टम ऑफ गल्फ कंट्रीज एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। सर इवन एग्रीकल्चर, तो जो सीरी वगैरह कई बारी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो आप वो देखें तो उन्होंने कल्ले खेत तक नहीं जान देंगे, उन्होंने मोबाइल आपके कोल रखना है घंटे वास्ते देना किते भज ना जाए, क्या? तो बहुत सारे सेक्टर्स में अभी है। या फिर आपको कहीं ऐसी लोकल न्यूज़पेपर में, पर आप पढ़ते नहीं है ना लोकल, आप तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो लोकल न्यूज़पेपर में आ जाता है कि किसी ईंटों के भट्टे से प्रवासी मजदूर छुड़ाए गए, बांध के रखे हुए थे। और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है, जैसा आपने कहा था आईटी सेक्टर, तो सर जो मॉडर्न थिंकर इसकी और लिबरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है कंट्री में सभी को उनकी स्किल और उनकी चॉइस के मुताबिक रोजगार मिल सके। अगर आपका जॉब सेक्टर ऐसा है, आपका इकोनॉमी इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि किसी पर्सन को अपनी क्वालिफिकेशन और चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है और उसको ऐसे जॉब में एंटर करना पड़ रहा है जो उसकी क्वालिफिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है और वो करना भी नहीं चाह रहा है, इवन दैट इज फोर्स लेबर। इसका मतलब अगर कोई इंजीनियर पास आउट लड़का या लड़की नोएडा के किसी कॉल सेंटर में बैठ के अपनी रातें खाली कर रहे हैं, दे आर फोर्स टू डू दैट जॉब। लेकिन आप समझ रहे हैं यहां पे इच्छाएं आसमान फाड़ रही हैं। ये बहुत अल्ट्रा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जिस सिनेरियो की आप इंटरप्रिटेशन में बात कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो एंड दैट इज अ टफ टास्क फॉर एनी कंट्री, लीव अपार्ट अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। क्लियर है यहां तक? तो दीज आर द इंटरप्रिटेशंस। चलिए आगे, इसकी एक एक्सेप्शन मान लीजिए, क्या है? दैट ओके, वैसे तो कोई फोर्स लेबर कराएगा नहीं, लेकिन हाँ स्टेट में इंपोज कंपल्सरी सर्विसेज और उसके बदले में वो आपको अगर रिम्यूनरेशन भी ना दें तो भी आप आर्टिकल 23 की वायलेशन क्लेम नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ इंटर्नशिप या फिर फ्री लीगल एड वगैरह में हेल्प करते हैं, हाँ वो किया हुआ है। ठीक है, गुड गुड एग्जांपल राधा। क्लासिफाई तो होगा ही नहीं, मैंने खुद कह दिया, इच्छाएं आसमान फाड़ रही हैं। मेरे शब्दों पे गौर करो, अल्ट्रा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं मैं। पेपर वेपर में मतलब ऐसे गोला काला मत का ना कि कॉल सेंटर वाले, वो मैं कह ही नहीं रहा हूं सर, बिल्कुल मैं एज अ कंसेप्ट की बात की है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन के बाद इसकी पीक क्या हो सकती है, इसकी रेंज क्या हो सकती है। ये फंडामेंटल राइट कितनी मॉडर्न सोसाइटी के लिए है, आप कैसा समाज क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ 500-600 साल बाद कर देगा, कर सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। जस्ट टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट लॉज क्या है, क्योंकि आपको पनिशमेंट देना है। तो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है और बाउंडेड लेबर अबॉलिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1976। देन यू कम टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बहुत सारे क्रिटिक कहते हैं कि ये आर्टिकल खुद में बहुत हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ लिखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हाफ हार्टेड थे। सर चाइल्ड लेबर सारी दुनिया के लिए एक चैलेंज है, खासकर डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो चाइल्ड लेबर नहीं कराएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, गरीबी इतनी ज्यादा है। अब आर्टिकल क्या प्रोविजन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल कहता है सर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ इतनी सी बात है। और साथ में जैसे आपने आर्टिकल 17 या 23 देखा, जहां पर कहा गया दैट इट शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस। चाइल्ड लेबर के साथ आर्टिकल में कम से कम ये बात नहीं लिखी है दैट इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। तो हाफ हार्टेड कैसे है? सबसे पहले अगर हम आर्टिकल को इंटरप्रेट करें, अदरवाइज आप ग्लोबली चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ें तो वो है 18 ईयर्स। हमारे लॉज में भी
जुवेनाइल लॉ से लेके वोटिंग राइट्स तक में सब जगह हम चाइल्ड 18, उसके बाद अडल्ट। लेकिन जब चाइल्ड लेबर को ही रोकने की बात आई तो आपने डेफिनेशन कट शॉर्ट कर दिया 14 साल। इसका मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 14 से 18 वाइड ओपन गैप है। 14 से 18 साल के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे, कहीं भी किसी एम्प्लॉयमेंट पे कोई रोक है ही नहीं। एंड फर्दर यू कम टू बिलो 14 ईयर्स, तो 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन कहां? इन फैक्ट्री, इन माइन एंड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब इन 3 सेक्टर के अलावा इट इज अगेन वाइड ओपन, आप करवाइए जितना मर्जी काम। और ऊपर से इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब आर्टिकल्स लॉज के थ्रू इंप्लीमेंट हो रहे हैं ना, लॉ ही बहुत लेट आया। लॉ आया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, 1986 में जाके लॉ बनाया है। तो इसमें जैसे पनिशमेंट प्रोस्क्राइब कर दी है, इसमें जैसे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट बना दी गई है। शुरुआत में 17 ऑक्यूपेशन थे, बाद में बढ़ा के 65 ऑक्यूपेशन को हजार्डस बना दिया। भाई आप डिफाइन भी तो करोगे ना कौन सा ऑक्यूपेशन हजार्डस है। लेकिन फिर इस लॉस की बहुत सारी कमियां निकली। क्या? जैसे सबसे पहला क्रिटिक तो यह है कि जो लॉ आना चाहिए था चाइल्ड लेबर को टोटली बैन करने के लिए, उसने चाइल्ड लेबर को लीगलाइज कर दिया। आई रिपीट, बहुत सारे क्रिटिक लिखते हैं कि इसने तो चाइल्ड लेबर को लीगलाइज किया है। कैसे लीगलाइज किया सर? पहले तो आप नाम ही देख लीजिए, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अबॉलिशन नहीं है, क्लियर? तो रेगुलेशन ऐसे किया कि पहले तो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट बना दी, तो जो भी इस लिस्ट में नहीं है वहां धड़ल्ले से काम कराओ सर आप। और जिस सेक्टर में वो काम चल रहा है वहां पे बच्चों की शिफ्ट कितनी होगी, ब्रेक कितना होगा, एक चाइल्ड वेलफेयर फंड वंड बना लो, ऐसी चीजें लिख दी। तो आपको नहीं लग रहा है कि नॉन हजार्डस में तो एम्प्लॉयमेंट लीगलाइज हो गया? और हैरानी शायद आपको ये जान के हो कि जब ये ओरिजिनल एक्ट आया था तो पटाखा इंडस्ट्री, उसको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में रखा ही नहीं था। अब अगर पटाखा इंडस्ट्री हजार्डस नहीं है तो हजार्डस क्या है? सीबीएल। एट टाइम्स आई नो जब लॉन्ग क्लासेस हो, बहुत सारे एमसीक्यूज करने हो, तब शायद, अदरवाइज नहीं। चलिए यहां तक गेम समझ में आ गई है। तो चलिए कुछ, अच्छा अब इसका मैं अगर पॉजिटिव साइड की बात करूं तो आप ये देखें कि स्टेप दर स्टेप कुछ ना कुछ आप प्रोग्रेसिव चीज ले रहे हैं। सबको नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे तो कुछ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द अदर व्यू। देन इट कम्स वाटरशेड मूवमेंट आया 2002 में। क्या हो गया 2002 में? 82nd अमेंडमेंट हो गई, सॉरी 86th अमेंडमेंट 2002, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नाउ इन एनी सोसाइटी चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एजुकेशन इज एट लॉगर्स हेड। इन दोनों में से एक सर्वाइव करेगा, दोनों नहीं कर पाएंगे। 6 से 14 साल का बच्चा स्कूल जाएगा कि काम पे जाएगा? क्लियर? अब इसके बाद ढेर सारी फैसिलिटीज एंड ऑल दैट थिंग, इधर चाइल्ड लेबर चल रहा है, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच रहे। सरकार मुतमईन है, वो के सेटिस्फाइड है कि भाई हमने तो लॉ वो बना रखे हैं, चाइल्ड लेबर होता ही नहीं है। तो बाद में जब बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचे, फिर सरकार ने कहा यार बच्चे कहां हैं? तो बोले कहावत है आसमान से गिरे खजूर में अटके, कि सर आपने हजार्डस से निकाल लिया है। अगर आप सोच रहे हैं आपने निकाल लिया, लेकिन फिर सर नॉन हजार्डस में तो एम्प्लॉयड है। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर के थ्रू चाइल्ड लेबर को बैन किया इन डोमेस्टिक हेल्प, टी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। स्पेसिफिक बैन लगा दिया गया क्योंकि ये वो सेक्टर थे जहां चाइल्ड लेबर ज्यादा प्रेवलेंस है। क्लियर? ये एक्टिविटी 2006 से बैन है सर। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि लॉ का होना एक बात है, इंप्लीमेंट होना दूसरी बात है। तो मेरे ख्याल से आपने कभी ना कभी किसी रोड साइड ढाबे पे जाके तो कहा ही होगा कि छोटू परांठा जल्दी ले आई हो। कहीं तो टी शॉप पे बच्चों को कपलेट धोते देख ही लिया होगा। और यार सोसाइटी की भी जरा हकीकत देख लें, हमारे यहाँ फैमिलीज में डोमेस्टिक हेल्प के लिए चाइल्ड ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? उससे खतरा कम होता है कि गला काट के भाग नहीं जाएगा रात को, प्रेफर किया जाता है उनको। क्लियर है यहां तक? तो लॉ है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सर। यहां तक पहुंच गए 2006 तक चाइल्ड लेबर के सिनेरियो में।
अब आ गया साल 2016, एनडीए गवर्नमेंट, बंडारू दत्तात्रेय लेबर मिनिस्टर, और सरकार ने बहुत छाती ठोक के कहा कि सुनो, जो आज तक नहीं हुआ हमने कर दिया। चाइल्ड लेबर इज बैंड कंप्लीटली इन ऑल द सेक्टर्स, सब जगह बैन। सो उसी चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है, ये 86 वाले एक्ट के अंदर क्या किया सरकार ने? सरकार ने कहा कंप्लीट बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन ऑल ऑक्यूपेशन। आई रिपीट, कंप्लीट चाइल्ड लेबर बैन इन ऑल द ऑक्यूपेशन। बात ही खत्म कर दी। यार ये कानून यहीं तक लिखा गया होता तो अच्छी बात थी, लेकिन लिखने वाले की कलम थोड़ी और चल गई। एक एक्सेप्शन बना दी, एक्सेप्ट वेयर चाइल्ड हेल्प हिज फैमिली और हर फैमिली। फैमिली ऑक्यूपेशन में आप काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। पर सरकार ने इतना ज्यादा ही इसको प्रमोट किया था, तो कैलाश सत्यार्थी जैसे लोगों ने क्यों चिट्ठी लिखी थी कि सर प्लीज इसको रिव्यू कीजिए। क्यों बहुत सारे चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेसिडेंट को, प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी, असेंट मत दे देना, एक काम तो ढंग का कर जाओ। बट असेंट दी गई, ये लॉ बना। तो प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, प्लीज टेल मी। ठीक है, और कुछ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ क्या? किस चीज के अंदर? आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, स्किल्स, एक्सेप्शन, उसको निकाल दीजिए। आ जाता हूं उस पॉइंट के ऊपर भी। देखिए यहां पर क्या गेम है, अगर थोड़ा हम सोसाइटल एस्पेक्ट समझें, चाइल्ड लेबर कम तो हुआ इंडिया के अंदर, और फैमिलीज में जनरल एक अवेयरनेस आई है। अगर उनकी थोड़ी बहुत सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है तो कहें यार बच्चों को पढ़ा लो, पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं है। तो जो ज्यादा चाइल्ड लेबर करवा रही हैं फैमिलीज, वो कौन सी करवा रही हैं? जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटा ऑफ द सोसाइटी है, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं, मजबूरी में करा रहे हैं। क्लियर यहां तक? इससे मेरे जहन में मेरे ख्यालों की तितलियां उड़ जाती हैं। तो इसको साइलेंट का बटन नहीं है? हाँ, इसको साइलेंट कीजिए प्लीज आप, मेहरबानी। हाँ यार देखो, मैं ना थोड़ा रिदम, मेरे साथ प्रॉब्लम है। ऐसे अगर आप ड्राइवर को थोड़ा परेशान करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा ये पीपीटी नहीं पढ़नी होती, मेरा रिदम चल रहा होता है, रिदम ना थोड़ा करें आप। ओके चलिए आइए। मैं कहना ये चाहता हूं कि वो फैमिलीज काम करवा रही हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, तो हमें ज्यादा प्रोटेक्शन वही लेके आना था, उनके ऊपर फोकस करना था। तो प्रॉब्लम यह है कि लॉ वही नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। अब आपका जो लोअर इकोनॉमिक स्टेट ऑफ सोसाइटी है वो ज्यादातर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है, और वहां पर ज्यादातर ऑक्यूपेशन वो कहते हैं सर हमारे फैमिली ऑक्यूपेशन है। अगर आप इंडस्ट्री में भी देखें तो फैमिली ऑक्यूपेशन के तौर पे चलता है। जैसे बीड़ी इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, तो ऐसे वर्कशॉप बना के नहीं देते हैं। मजदूर आएंगे, लाइन बनाएंगे, तेंदुपत्ता उठाओ, तंबाकू उठाओ और इतने का ऑर्डर ले जाओ। अब ये घर जाके बनाते हैं, तो इनका हो गया फैमिली ऑक्यूपेशन। तो जाते ही अपने बच्चों को कहा बनाओ बीड़ी, मैं नरेगा में मजदूरी कराता हूं, 4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऐसे ही आप सोचें, टी शॉप, अंडे, मोमोज, रेडियो वाला सारा सेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? और सर एग्रीकल्चर की तो हो गई बल्ले बल्ले ना। अगर मैं किसान हूं, मेरे बच्चों की खैर नहीं, ये करेंगे खेती, ये लाउणगे झोना। सो प्रॉब्लम ये है कि जहां ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी सर, वहां पर ये लॉ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए, देन इट कम्स टू व्हाट इज द पेनल्टी अगर कोई चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट कराता है। तो 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है, देन 20,000 से 50,000 तक का फाइन हो सकता है। लेकिन एक अब आइए पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड, एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई है 14 से 18 साल की, अडोलसेंट। तो जो वाइड ओपन गैप था अब वो बंद कर दिया। लेकिन कितना? तो अब कहा गया है 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं दे कैन नॉट वर्क इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। नॉन हजार्डस में अभी भी अलाउड है।
तो दिस कैन बी अ प्रोग्रेसिव स्टेप जो अभी तक हिस्टोरिकली एड्रेस नहीं हुआ था, दैट इज नाउ बीन एड्रेस. पेनल्टीज आर सेम. एनी डाउट प्लीज आस्क. नहीं नहीं नहीं. फाइल लगेगा ये सिक्योरिटी के मतलब एक फादर एक सन काम करते हैं तो सिक्योरिटी का लगेगा तो फाइल एम्प्लॉयर को जो भी एम्प्लॉयर जो भी काम करा रहा है. फैमिली ऑक्यूपेशन में क्यों लगेगा, वो तो काम करा सकता है. समझो ना चीज को, आप उलट ले रहे हैं, आप वहीं स्टक हो गए. फैमिली के अंदर तो मैं काम करा सकता हूं, फाइन लगेगा नहीं. अगर उसके अलावा कोई और एम्प्लॉय करता है बच्चे को, तब उसके ऊपर फाइन लगेगा, तब जेल होगी. किसी का पेरेंट्स वो अपने चाइल्ड को साथ नहीं दिया, क्या किसी का पेरेंट रखा हुआ है वो अपने चाइल्ड को लेके आ रहा है तो जैसे हाँ सर, वो कह सकता है मेरा फैमिली ऑक्यूपेशन है. यही तो प्रॉब्लम है यार. ये विशियस सर्कल आपने नोट किया है कभी, खासकर रूरल एरिया में मिल जाता है कि गोहा कूड़ा करन एक लेडी आउंदी सीगी, वो ओवर द ईयर आउंदी रही, ठीक है. उस तो बाद होया कि वो थोड़ी थोड़ी बीमार रहने लग पई, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ उस दिन नू आ जाती सीगी. धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ेगी और ये काम पे उसकी जगह ही ले लेगी. एंड दिस गोज ओवर जनरेशन. तो चाइल्ड लेबर पे भी ट्रू है. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट एनी डाउट? बाउंडेड लेबर नहीं, कुछ केसेस में रिलेट कर दिया राइट टू लाइफ के अंदर. अदरवाइज आप अगर स्पेसिफिक रेफरेंस है तो 23. अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज ना हुआ करें. देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी वर्डिक्ट हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी में भी लिखा था दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट आइसोलेटेड आइलैंड्स, दीज आर रादर कनेक्टिंग आर्कीपेलोज. तो क्या चीज है ये? लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए ये सारे फंडामेंटल राइट एक बेस का काम करते हैं. तो बहुत सारे इश्यूज स्पेसिफिक एक आर्टिकल से डील नहीं करते, मल्टीपल से डील कर जाएंगे. लेकिन आपको साथ में स्पेसिफिक भी याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में वो पूछ लिया जाता है. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट एनी डाउट? तो चलिए सर, ये है सारा चाइल्ड लेबर का सिनेरियो फ्रॉम इनिशिएशन जो अभी तक की स्थिति है. तभी मैं कहता हूं कि प्लीज सिर्फ आप किताब से ना पढ़ें पॉलिटी को, रादर सोसाइटी में क्या हो रहा है वो देखें. और चारों तरफ चाइल्ड लेबर बस प्रेवलेंट. अभी इस प्रमाइस से निकलेंगे, अगले चौराहे पे जाइए, आपको चाइल्ड लेबर दिख जाएगा. लॉज आर स्टिल इनइफेक्टिव. कम टू द पॉजिटिव साइड. ओवर द ईयर हम क्या कर रहे हैं, जिस चैलेंज को कंट्रीज डेवलप्ड भी नहीं डील कर पा रही हैं, हम डील करने की तो कोशिश कर रहे हैं. तो चाहे स्टेप्स में ही सही हम इसको बैन करने की तरफ जा रहे हैं. चलिए, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. नाउ आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की गई है. क्योंकि इंडिया में या बाकी जगहों पे देखें तो रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और इंडिया में और भी जरूरी था क्योंकि इंडिया मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है. तो आपको रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करके रखना है. नाउ इट कम्स आर्टिकल 25, द वेरी फर्स्ट थिंग, जिसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, 3 चीजें आपको दी गई. आप अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप उस रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं. प्रोफेस, फ्रीली प्रोक्लेम कि आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिस, हाउ विल यू प्रैक्टिस रिलीजन? थ्रू एंजॉइंग रिचुअल्स. एंड देन कम्स द प्रोपोगेशन, धर्म प्रचार. अपने रिलीजन के अच्छे टेनेट्स में आगे फैला सकता हूं. तो जैसे आप देखें, नगर कीर्तन एक बहुत सुटेबल एग्जांपल. सिख अटायर में लोग जा रहे हैं प्रोफेसिंग, देन किसी खास दिन पर नगर कीर्तन निकल रहा है, मैं रिचुअल फॉलो कर रहा हूं. एंड देन इट कम्स टू, आप कई बार देखेंगे कुछ लोग पर्चे बांट रहे हैं, तो उस पर सिखिज्म के कुछ टेनेट्स लिखे होते हैं. एक ही जगह तीनों चीजें हो रही हैं. क्लियर यहां तक? बट वेट अ मिनट, क्या आर्टिकल 25 का बेनिफिट, ये जो मैंने अभी बात की, मुझे सिर्फ तब मिलेगा जब मैं किसी रिलीजन खास में ही बिलीव करता हूं? व्हाट इफ आई एम अथीस्ट? अगर मैं ये कहूं कि मैं भगवान नहीं मानता,
और रिलीजन तो है ही मैन मेड, तो तब क्या मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? नाउ सी द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, हाउ वी आर सेक्युलर, हाउ वी कैन क्लेम सेक्युलरिज्म, दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यू फ्रीडम ऑफ कंसाइन। इनर वॉइस, अंतर आत्मा की आवाज। तो सर अगर मैं किसी रिलीजन में मानता हूं दैट्स फाइन, मैं प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट कर लूं। अगर मैं किसी धर्म में नहीं मानता हूं तो फिर अथीसिज्म अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं उसमें बिलीव कर लूं और उसको भी मैं प्रोफेस कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं, प्रोपेगेट कर लूं, इसका मैं प्रचार भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं कहता हूं कि मैं धर्म में भी नहीं मानता, मैं एथीस्ट भी नहीं हूं, मेरे तो जो कुछ हैं मेरे पिताजी महाराज, बापूजी महाराज हैं, डेरावाद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो क्योंकि आपकी इनर वॉइस है, दैट इज अलाउड टू। क्लियर यहां तक? ओके, नाउ रिलीजन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, बट अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। अब कल को मैं रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करने लग जाऊं, वो तो अलाउ नहीं होगा। तो याद रखें, subject to public order, morality, health, and also right other provision of part 3। ये भी restriction के अंदर है। तो मेरी कोई भी religious practice ऐसी नहीं होगी जो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करती हो, मोरालिटी को और हेल्थ को वायलेट करती हो, और साथ ही बाकी फंडामेंटल राइट जैसे इक्वालिटी को वायलेट करती हो। तो पब्लिक ऑर्डर, जैसे मैंने अभी नगर कीर्तन की बात की है, सर मुझे नगर कीर्तन निकालने से पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन डिनाई। देन सर मोरालिटी, अगर किसी रिलीजन में कोई ऐसी बात है जो मॉडर्न डे मोरालिटी से के इनलाइन नहीं है, जैसे कुछ धर्मों में न्यूडिटी का कंसेप्ट है, नागा साधुस, जैनिज्म में भी एक सेक्ट ऐसा है, आई बिलीव दिगंबर्स, तो उनकी एक्टिविटी के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाएंगे। क्लियर है यहां तक? देन हेल्थ, हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो हेल्थ के डेरोगेटरी हो, जैसे जैनिज्म, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक प्रैक्टिस है सल्लेखन या संथारा, फास्ट अनटू डेथ। तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है, इंडिया में बैन है, ये प्रैक्टिस इंडिया में कर ही नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? एंड अदर पार्ट ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 जैसे इक्वालिटी वायलेट नहीं करना चाहिए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के हाई ग्राउंड्स यहां पर दिए गए हैं। अगर स्टेट अथॉरिटी चाहे तो इंपोज कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी सर। क्लियर? जी हाँ जी, बिल्कुल बना सकती है, दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यार कोविड के दौरान तो सारे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए थे, यस और नो? तो क्लोजिंग ऑर्डर आ जाएगा। फर्दर इट कम्स, स्टेट may make laws for throwing open religion institutions for all the section of society। यहां पे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का रेफरेंस लिया गया है, विच इंक्लूड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म एज वेल। तो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूट को ओपन करने का ऑर्डर सरकार दे सकती है सर। क्लियर है यहां तक? एंड देन स्पेशल मेंशन अबाउट सिखिज्म, wearing and carrying kirpan as a part of practice under Sikh religion, the special mention। क्लियर है यहां तक? क्लॉज अंडरस्टैंड हो गए? अब एक इशू की बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कन्वर्जन। पंजाब में भी काफी मुद्दा चल रहा है इस वक्त, क्रिश्चियनिटी को लेके काफी इल्जाम है एंड ऑल दैट थिंग। तो देखिए इसमें दो चीजें समझें, एक क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ कंसाइन, तो अगर मैं अपनी स्वीट विल पे किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। सपोज आज मैं कहूं कि मैं इस्लाम से बहुत प्रभावित हो गया, अब मैं मुसलमान बनूंगा, तो मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो सकता हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। क्लियर? लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसी आइडिया को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया कि सर क्योंकि मुझे प्रोपगेशन का राइट है, दिस मस्ट इंक्लूड to convert other people into my religion as a fundamental right। यह भी होना चाहिए कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करा सकूं, और यह भी मेरा फंडामेंटल राइट होना चाहिए।
लेकिन ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने परचेज नहीं किया है. Like there is a landmark case of 1977 St. Stanislaus case versus state of मध्य प्रदेश. तो वहां पे यही सब आर्ग्यूमेंट किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल इनटू ओन रिलीजन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इससे क्या होगा, रिलीजन्स के बीच में जंग छिड़ जाएगी, आप कहीं क्रूसेड स्टेट में ना पहुंच जाएं. ये बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, आपका धर्म प्रचार प्रोपगेशन इस हद तक सीमित है कि आप अपने रिलीजियस टेनेट्स को प्रोपगेट कीजिए. उससे इंस्पायर होके अगर कोई पर्सन स्वीट विल पे कन्वर्ट होता है तो ये उसका फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी रिलीजियस कन्वर्जन in this country, in order to be legally valid, must be on sweet will and not influenced by duress, coercion, threat, even greed. तो बहुत सारी जगहों पे जो वो पैसे लेके कन्वर्जन की बात सामने आती है, that conversion is not valid at all. Any doubt, please ask. क्लियर है यहां तक? चलिए, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. देखिए, आर्टिकल 25 में आपने इंडिविजुअल राइट देखा, रिलीजन को फॉलो करने का मेरा इंडिविजुअल राइट है. आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट. अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात है. रिलीजियस डिनोमिनेशन कोई भी धार्मिक संस्था जो धार्मिक काम कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल सेक्ट. जैसे रिलीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं. जैसे अगर आप इस्लाम की तरफ आए, शियाज एंड सुन्नी, दो प्रोमिनेंट तो सुने होंगे, और उसके बाद कोई हद नहीं है, हनाफी, सलाफी, देवबंदी, बरेलवी एंड सो ऑन. अब उसमें थोड़ा थोड़ा रिलीजन की प्रैक्टिस का डिफरेंस आ जाता है. ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में अगेन नंबर ऑफ सेक्ट्स प्रोमिनेंट, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट. हिंदुइज्म में मठ सिस्टम, सिखिज्म में भी जैसे बाबा श्रीचंद गुरुद्वारे सुने तुसी, ठीक है, नूर महलिए, सेक्ट्स बनते चले जाते हैं. और मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ रहा होगा, हल्का हल्का रिलीजियस प्रैक्टिसेस का डिफरेंस है. जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो शिया और सुन्नी में वुजू करने के और नमाज अदा करने के तरीके भी अलग अलग हैं. यहां तक कि मस्जिदें भी अलग होती हैं एक दूसरे की. कई जगह जो ऑर्थोडॉक्स है एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते हैं. मैं ऑर्थोडॉक्स की बात कर रहा हूं. क्या? तो एक ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के कुछ डिनोमिनेशंस के राइट्स हैं, या फिर और कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे इस्कॉन टेम्पल. ये भी बांग्लादेश की वजह से काफी न्यूज में था. एनीवन? इस्कॉन टेम्पल क्या है? मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना? कौन? कृष्णा कॉन्शियसनेस. पता है बाकी लोगों? यार मुझे भी नहीं पता था. मैं ना तब तैयारी कर रहा था, ऐसे यूनिवर्सिटी वगैरह रहा करते थे चंडीगढ़ का. अब मुझे 36 वाली रोड पे इस्कॉन टेम्पल, मैं वहां से कई बार गुजरा था. मुझे लगता था कोई फैक्ट्री ऐसे बाहर से ऐसा लगता भी नहीं था मंदिर. फिर वो होता है ना कि आपकी एक उम्र आती है कि किसी के कहे पे आपको कहीं भी जाना पड़ता है, तो उनके कहने पे जाना पड़ा. पर जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे अंदर का यूपीएससी एस्पिरेंट जाके मैंने कहा ये क्या हो रहा है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगी है, ये तो हर जगह है, ऑलमोस्ट हर मंदिर में मिल जाएगी. एंड देन शी एक्सप्लेन्ड टू मी कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से एक वर्ल्ड चेन है और ये इनका अपना एक अलग सिस्टम है, रिलीजियस डिनोमिनेशन. क्लियर है यहां तक? तो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हो सकते हैं. देन वी कम इन रिलीजियस डिनोमिनेशन के राइट्स क्या क्या है. सो पहला, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो आप अगर पटियाला से बठिंडा की तरफ जाएं, संगरूर की तरफ जाएं, तो आई बिलीव आपको पता है कि बाबा डरिया वाले ने उन्होंने गुरुद्वारा बनाएगा जो एसजीपीसी हेठा नहीं होता. उन्होंने खुद से एस्टैब्लिश कर लिया. व्हाट इज यूजिंग? आर्टिकल 26. एंड देन आपने बहुत सारे गुरुद्वारों के बाहर कई बार ये देखा है कि सिटी स्कैन 300 रुपए, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप. आप मस्जिदों में जाएंगे तो आपको कहीं फातिमा शिफा खाना मिल जाएगा या फिर कहीं किसी कमरे में मदरसा मिल जाएगा, एंड सो ऑन.
तो याद रखें, रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जा सकता है। देन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स ऑफ द रिलीजन, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिसेस का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो भाई कोई एक रिलीजन एक ही चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिलीजियस मान्यताओं के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजें फॉलो कर लो। कदों केड़ा पाठ पढ़ना है, केड़ा डे सेलिब्रेट करना है, नहीं करना है। लाइक मुहर्रम सुना है आपने, मुहर्रम का जुलूस कहा जाता है, ठीक है। ये शिया कम्युनिटी का एक बेसिकली कमेमोरेशन डे है, इट्स नॉट अ फेस्टिवल, ऑल्दो सुन्नीज डू नॉट टेक दिस प्रोसेशन। तो आप वो भी कर सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर खुद मैनेज कर लीजिए। देन टू मैनेज एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विद द लॉ। मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और लॉ के थ्रू यूज भी कर सकते हैं। मतलब लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा, आपको जमीन खरीद रहे हैं टैक्स देना पड़ेगा सर आपको, अनलेस इट इज एग्जम्प्टेड। क्लियर है यहां तक? और यहां पर नहीं लिखा है कि इस प्रॉपर्टी का यूज रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा। इट कैन बी यूज इवन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो सर अगर कोई ये कह रहा है कि मैं सुनया बाबे ने काली ऑडी ले ली, तो सर फर्स्ट इट्स नॉट अ जेलसी फैक्टर, वो फंडामेंटल राइट है, यूज कर रहे हैं। एंड देन आप आज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से किसी भी शहर में एंटर करिए, एग्जिट करिए, आपको एक प्रमाइस जरूर मिलेगा, कुछ लाल सी दीवारें हैं, ग्रीन लश ग्राउंड है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, ऐसा रिलीजियस डोमिनेशन। और सोच के देखें कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास, व्हाट इज द कमर्शियल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड कैन इट बी कमर्शियली यूटिलाइज्ड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? लीगल डिनोमिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, नहीं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लीगली डिफाइन है कि आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं, फिर एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं उस आधार से। कोई भी सेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेक्ट, इस सेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्ट को मैनेज करे, हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेपरेट एंटिटी, उस पर एक पूरा लेक्चर मैं उसको करंट अफेयर में कवर करा चुका हूं, आप वो देख लें। एक वीडियो या तो लेक्चर अपलोड हुआ है या फिर शायद मैं और मनीष सर उसमें बैठ के बात कर रहे हैं, लेक्चर भी था शायद, वो नहीं अपलोड हुआ, तो जो बात वाला टॉपिक है वो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा रिपोर्ट क्या है। क्लियर है यहां तक? वो कवर हो चुका है। चलिए, देन यू मूव टू आर्टिकल 27। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स the proceeds of which are specifically appropriated for expenses of any particular religion or religious denomination. So here it comes. देखिए, इसको जजिया वजिया की तरफ से ना समझें, दो तरीके समझने के, एक आसान लेकिन थोड़ा गलत, एक थोड़ा मुश्किल लेकिन सही। बस एक एंगल इसमें आपको पकड़ना, 27 सॉल्व है। तो पहले तो इसको कई बार पढ़ के लिख देते हैं कि रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं होगा। सर वो तो सेक्युलर कंट्री में वैसे भी नहीं होगा। लाइक कोई ऐसा टैक्स नहीं आएगा कि हिंदू टैक्स या मुस्लिम टैक्स या सिख टैक्स, वो तो होना ही नहीं है, उसको छोड़ दें। क्या है असल में, स्टेट कोई भी टैक्स ऐसा इंपोज नहीं कर सकती है जिसके प्रोसीड्स किसी रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए यूज किए जा सके। सपोज गवर्नमेंट ने लगाया जीएसटी और कल को ये कह दें कि जीएसटी में जितना पैसा कलेक्ट होगा 2% विल बी गो टू द रेस्टोरेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, या 4% विल गो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ मस्जिद्स, गुरुद्वारास। ये नहीं कर सकते आप। तो कुल मिला के मैं कहना ही चाहता हूं, टैक्स का पैसा रिलीजियस पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, वो हटा दीजिए। क्लियर? एक पॉइंट समझ में आ गया? टैक्स का पैसा डायरेक्टली रिलीजियस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। बट फिर सरकार तो बहुत सारा खर्च करती है रिलीजियस पर्पस के ऊपर। हमने पॉजिटिव सेक्युलर्स में बात की थी, इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन फॉर्म ऑफ इवन टेंजिबल एक्सपेंडिचर। अमरनाथ यात्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। और इस तरह के तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। डोनेशंस दे देते हैं सीधा सीधा। तो याद रखिए, टैक्स का पैसा खर्च नहीं करेगी। लेकिन अगर
पब्लिक एक्सचेकर से पैसा जा रहा है, सरकारी पैसा जा रहा है, दैट वुड नॉट हिट आर्टिकल 27, क्योंकि आपको क्या पता जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा दिया है वो टैक्स है या अदर देन टैक्स मनी है। गेटिंग माई पॉइंट? आपकी समझ है सर? 2 लाइनों में याद कीजिए, टैक्स प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस, गवर्नमेंट मनी कैन बी यूज फॉर टैक्स पर्पसेस। एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। रिपीट कर दें? ओके। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड समझना होगा। पहले आप समझें कि सरकार की इनकम क्या क्या है। अगर मैं मोटे तौर पे कहूं, टैक्स है, लेकिन फिर बोरोइंग्स भी है। जैसे कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि पंजाब की तो मेन इनकम ही है बोरोइंग। देन इट कम्स टू लाइक नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो है। ओएनजीसी भी तो कमा के कुछ दे रही होगी, फीस एंड ऑल दैट थिंग, मल्टीपल सोर्सेज है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, टैक्स का पैसा डायरेक्टली खर्च नहीं होगा रिलीजियस पर्पसेस के लिए, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अपने खजाने से निकाल के पैसा रिलीजियस पर्पस के लिए खर्च कर सकती है, क्योंकि शायद वो पैसा बोरोइंग का हो या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का हो। हाँ, वो नहीं, और आप कहेंगे भी तो कह देंगे सरकारी खजाने से, लिख के दे देंगे आप। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। मूव अप। आर्टिकल 28, एजुकेशन एंड रिलीजन। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि एजुकेशन में हम कितना रिलीजन ला सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन और इन फॉर्म ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो कुल जमा सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, लाइक होली गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड, एडेड एंड अंडर रिलीजियस ट्रस्ट। सो फर्स्ट कम होली गवर्नमेंट, जो पूरी तरह से सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। यहां पर कोई रिलीजियस एजुकेशन या कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं देंगे। देन कम रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड। ये कौन से होते हैं? रिकॉग्नाइज्ड, जैसे आप कई बार स्कूल के सामने से गुजरे तो बोर्ड पे लिखा होता है एफिलिएटेड विद सीबीएसई, एफिलिएटेड विद आईसीएसई, पंजाब बोर्ड, ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेज के ऊपर लिखा होता है, तो ये है रिकॉग्नाइज्ड। और दूसरे एडेड, जो रिकॉग्निशन के साथ साथ स्टेट से फंड भी ले रहे हैं कि आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट का 50%, 40% आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा। क्लियर?